फिर देखेंगे 2021 में। अब देखो हमने पेपर के टॉपिक मतलब क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन पूरे क्वेश्चन नहीं है, इसके मूल सेंस हमने लिया है इसमें, और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं इसमें कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उनका लिखने का ढंग क्या होना चाहिए। ये लिखना नहीं है अभी कुछ भी, इधर वाला लिख लेना अपने कॉपी पर बढ़िया से, उसको याद कर लेना। इधर वाले पेपर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनका प्रारूप क्या रहता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें 2021 के पेपर की, फर्स्ट पेपर जीएस फर्स्ट पेपर 2021, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वैदिक साहित्य में भारत की भौगोलिक विशेषताएं क्या बताई गई हैं, इनको स्पष्ट कीजिए। तो वैदिक साहित्य में वर्णन आता है कि भारत जम्बूद्वीप का अंग है, वही जम्बूद्वीप है जिसके दक्षिण में हिंद महासागर तथा उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो इसमें भौगोलिक विशेषताओं में वर्णन किया जाता है भारत की जलवायु कैसी है और इसमें कैसे कैसे संसाधन पाए जाते हैं। वैदिक साहित्य में नदियों का बहुत सारा नाम आता है, पर्वतों का नाम आता है और इसकी जनजातियों का, इनके लोगों का। जैसे कहते हैं कि पूर्व के लोग अनासा हैं, यानी उनकी नाक छोटी है, काले हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। पश्चिम से आए हुए जो मध्य एशिया से जो आर्य लोग आए उनका, और भारतीय जो मूल निवासी थे उनके कलर में, उनके रहन सहन में, उनके स्ट्रक्चर में बहुत सारा भिन्नता है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के भूगोल का वर्णन हमको वैदिक साहित्य में मिलता है, इसको हम अलग से ढंग से पढ़ेंगे। फिर देखो यूपी के क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान क्या रहा, तो हम देखेंगे यूपी में बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में लड़ी, जानी कि रानी झांसी, और उनका योगदान। इसमें उत्तर प्रदेश देखा जाए तो पूरे भारत के विकास का इंजन है, इसमें महान बहुत सारे व्यक्तित्व हुए हैं, उनका हम ढंग से पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति 1750 के आसपास हुई थी, उसके सामाजिक आर्थिक पहलू क्या हैं। तो औद्योगिक क्रांति, तो आप लोग जानते होंगे कि उद्योगों, जब हम अपना काम, जब हम उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण हाथों की बजाय मशीनों से करने लगते हैं, उत्पादन आधारित और उपभोक्ताओं के लिए पहले से ही हम वस्तुओं का निर्माण करने लगते हैं, तो औद्योगिक क्रांति के नाम से जानी जाती है। अब जब यह औद्योगिक क्रांति हुई तो मुख्य रूप से ब्रिटेन, फ्रांस, इन देशों ने अतिशय उत्पादन किया, और इस उत्पादन माल को अपने यहाँ खपा नहीं सके क्योंकि इनके पास इतनी जनसंख्या नहीं थी। तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, अफ्रीकन देशों में, अमेरिका में अपने माल को बेचने के लिए उपनिवेश बनाए, यानी कॉलोनी बना लिया, क्षेत्र बना लिया, और ये यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया। और औद्योगिक क्रांति से ही शहरीकरण का प्रारंभ हुआ। बहुत ज़्यादा चिमनियाँ उस समय होती थी, कोयला जलाकर ही मुख्य रूप से ऊर्जा पैदा की जाती थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि मकानों पर मोटी मोटी राख की परतें जम जाती थी, धुआं का माहौल था, तो लोगों की जीवन प्रत्याशा मात्र 29 वर्ष रह गई थी। तो आप समझ सकते हैं, कम मजदूरी दर पर बड़ा दिन रात मजदूरों से काम कराया जाता था। तो इसके सामाजिक आर्थिक पहलू, भारतीय संस्कृति विरासत के वैज्ञानिक पहलू हम देखेंगे कि जैसे गुप्त काल में बहुत सारी मशीन, त्रिकोणमिति है, गणित का ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है, खगोल का ज्ञान है, उसमें खूब प्रचलित हो चुका था। नागार्जुन से शून्यवाद, सुश्रुत, चरक इत्यादि द्वारा जो चिकित्सा है उसके क्षेत्र में योगदान दिया गया। और बीज गणित, ज्यामिति इत्यादि में महत्वपूर्ण वराह मिहिर हैं, आर्यभट्ट वगैरह हैं, इन विद्वानों के योगदान। सम्रांगण, सूत्रधार, राजा भोज द्वारा रची गई कुछ पुस्तकें महत्वपूर्ण, और औषधि कला, ललित कला, इन सब का भारतीय संस्कृति विरासत में वैज्ञानिक पहलू हम लोग देखेंगे। शहरीकरण और मलिन बस्तियों का संबंध है। इसमें क्वेश्चन बना था कि क्या शहरीकरण और मलिन बस्तियां अपृथक्करणीय हैं, यानी जहां शहरीकरण होगा वहां पर मलिन बस्तियां होंगी ही, इसका क्या कारण है। तो इसमें हम देखेंगे कि शहरीकरण में, जब शहरीकरण हो जाता है तो वहाँ की जनसंख्या के लिए सरकार बना देती है मकान, और उसके बाद में गांव से आकर लोग, मजदूर लोग पैसा नहीं दे पाते, इतना गरीब हैं, तो काम धंधे की तलाश में वहाँ जाते हैं, और जहाँ पे जगह पड़ी होती, मलिन जगह पड़ी होती खाली, उसमें बस जाते हैं। इससे मलिन बस्तियाँ बनती रहती हैं। जब उनका नया आवास बना दिया जाता है तो फिर से वो नई मलिन बस्ती में बस जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे मलिन बस्तियाँ भी बढ़ती रहती हैं। इनको हम देखेंगे कितनी मलिन बस्तियाँ हैं, उनका क्या स्टेटस है।
क्षेत्रवाद का राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव क्या है? क्षेत्रवाद मतलब जैसे हम कहें द्रविड़िस्तान, कर्नाटक अलग राज्य हो, नागालैंड, बोडोलैंड, ये सब मांग चल रही हैं, ये क्षेत्रवाद है। अलग अलग क्षेत्र के नाम पर देश बनाने की मांग करना, या अपने क्षेत्र को वरीयता देना, अन्य क्षेत्रों को कमतर आंकना, इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कोई पॉजिटिव प्रभाव तो पड़ता नहीं विशेष रूप से, लेकिन कई बार इसका जो अगर ज़्यादा उग्र रूप ना हो तो इसके वजह से व्यक्ति अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए काम करता है, तो उसे उस क्षेत्र का विकास होता है। और जब क्षेत्र का विकास होता रहता है तो राष्ट्र का भी विकास हो जाता है। तो क्षेत्रवाद के पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज़्यादा है। यूपी के मुख्य उद्योग क्या हैं? कृषि आधारित ज़्यादातर उद्योग हैं। सीमेंट उद्योग कम ही हैं, कृषि आधारित चमड़ा आधारित उद्योग हैं। कल कारखाने, धातु निर्माण के कम उद्योग हैं, लेकिन हैं उद्योग। आईटी सेक्टर में पश्चिमी यूपी जो है बढ़िया काम कर रहा है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तो हम यूपी के उद्योग और औद्योगिक केंद्र देखेंगे, इसमें गीडा है, गाजियाबाद औद्योगिक डेवलपमेंट केंद्र, बहुत सारे क्षेत्र बनाए गए हैं। यूपी के वन्यजीव पारिस्थितिकी सर्किट कौन कौन से हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन। जल संकट आज की सबसे बड़ी समस्या है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो धीरे धीरे वाटर टेबल जो है, यानी जल स्तर धीरे धीरे बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है। कितनी दर से गिर रहा है, कितनी उपलब्धता है? पहले 1800 लीटर 1867 के आसपास प्रति व्यक्ति क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध था, लेकिन वर्तमान में 1000 के आसपास आ गया है, जबकि 1400 के आसपास उनकी आवश्यकता होती है। तो इसमें हम डाटा की भी बात करेंगे जो रिसेंटली हमें मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे से, विश्व बैंक की रिपोर्ट से, आरबीआई, बहुत सारी आरबीआई की रिपोर्ट जो जारी होती है, सरकार द्वारा डाटा जो जारी किया जाता है, इसमें हम लोग उस डाटा का प्रयोग करेंगे। गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवास क्या है? तो जैसे जैसे सड़कें बनने लगी तो ग्रामीण अधिवास अब सड़कों के किनारे, वैसे क्या होता था, खेतों के जो उपजाऊ मैदान थे उसमें समूह बनाकर लोग रहने लगते थे, तो उसमें अनियमित पैटर्न था। कोई विशेष रूप में कहीं स्टार के रूप में है, कहीं गोलाकार रूप में है, मंदिर के आसपास आवास, टी आकार के आवास, स्टार के रूप में आवास। तो इसके बहुत सारे अधिवास के प्रारूप होते हैं, उनको देखेंगे। ये 150 में वर्णन करना था, 150 शब्दों में, और ये जो है 200 शब्द में, नीचे वाले सेक्शन बी में 200 शब्द। तो इसमें देखो 2021 में पूछा गया कि गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ विकास एवं प्रौद्योगिकी। तो गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखना। 19वीं सदी के भारतीय पुनरुद्धार का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है, क्या योगदान है, उसका देखना। तो 19वीं सदी में मतलब 1800 के आसपास, तो 1800 के आसपास आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय से लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद और हेनरी विवियन डेरोजियो, इसी दौरान ज्योतिबा फूले, इन लोगों ने भारत को जगाने, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी हम भूमिकाएं देखेंगे क्या क्या है। बाल्कन संकट दरअसल जो हम लोग इटली देखते हैं ना, इटली के पूर्व में जो क्षेत्र आते हैं जैसे मॉन्टेनिग्रो, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ग्रीस, ये सब पहले ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा होते थे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से ये भी है कि ऑटोमन, इसमें 2 युद्ध होते हैं, प्रथम बाल्कन युद्ध, द्वितीय बाल्कन युद्ध। इनमें क्या होता है कि इन बाल्कन युद्धों में ऑटोमन साम्राज्य ने तुर्कों को पराजित कर देते हैं ईसाई लोग, और अलग राज्यों, अलग अलग देशों का निर्माण होता है। बाल्कन फर्स्ट वर्ल्ड वार के संदर्भ में इसकी भूमिका देखेंगे, क्या बाल्कन निभाया। समावेशी विकास क्या है? समावेशी में तो सबको मिलाकर चलना, समाज के हर तबके को, पीछे से पीछे तबके को जो लोग हैं उसको भी मिला के लेना। समावेशी विकास की परिभाषा देना है, और फिर इसमें महिला सशक्तिकरण में समावेशी विकास की भूमिका बतानी है। तो महिलाओं का विकास किए बिना समाज का विकास नहीं हो सकता। जैसे भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि मैं किसी राष्ट्र का विकास वहाँ की महिलाओं की प्रगति, उनकी स्थिति से देखूंगा। तो महिलाओं की प्रगति कैसी की है, उनको कितने अधिकार मिले हुए हैं, वो कितना स्वतंत्रता से जी सकती हैं,
अपने विचार कितना व्यक्त कर सकती हैं, उनकी निर्णय लेने में क्या भूमिका है, क्या भागीदारी है, परिवार में कितना उनको महत्व दिया जाता है। इन सब बातों से तय होता है कि वह समाज कितना विकसित है। वैश्वीकरण और इसका ग्रामीण संरचना पर प्रभाव। तो वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण का मतलब ही होता है पूरा विश्व जो है एक ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल गांव, एक वैश्विक गांव। तो ग्रामीण संरचना में भी अब हम लोग देख रहे हैं स्मार्टफोन आ जाने से, वैश्विक जुड़ाव हो जाने से आज गांव का आदमी भी धीरे धीरे जो पहले रूढ़िगत विचारधाराओं में लिपटा हुआ था उनसे छूट नहीं पा रहा था, आज वह छूटने लगा है। गाँव में भी एकल परिवार की अवधारणा बढ़ी है। व्यक्ति जो हैं तर्कवादी हो गए हैं, मानववादी हो गए हैं। अब अंधविश्वास कम हो रहा है, गांव में उच्च जातियों का वर्चस्व कम हो रहा है। झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र, टोने टोटके इत्यादि के प्रति लोग अब उतना उतना झुकाव नहीं रखते हैं जैसे पहले इसमें अंधविश्वास में जीते थे। औषधियाँ, खान पान, पहनावा, सोच विचार, नृत्य, संगीत इत्यादि हर क्षेत्र में क्या हो गया है, अब गाँवों में भी बदलाव आ गया है, तेज़ी से बदलाव आ गया है। आज हम पॉप, जैज इत्यादि जो म्यूजिक हैं ये गांव में भी आसानी से देख सकते हैं। ग्रामीण संरचना में शक्ति संरचना अब बदल गई है। पहले जैसे जमींदार का बोलबाला होता था, बाकी सब लोग उनके सेवा भाव से रहते थे, आजकल ऐसा कुछ नहीं है। लोकतांत्रिक विचारधारा फैली है। भारत की जनसंख्या नीति की विशेषताएं बतानी है। भारत की जनसंख्या नीति सन 2000 में जारी की गई थी और उसमें कहा गया था कि हम 2070 तक अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लेंगे। हम जनसंख्या प्रतिस्थापन दर 2.1 को 2045 तक प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ये जनसंख्या प्रतिस्थापन दर हमको 2022 में ही मिल गई है। तो जनसंख्या नीति की विशेषताएं, हमको जनसंख्या नीति, अभी यूपी ने जनसंख्या नीति जारी की, उसको पढ़ना, उसको ढंग से पढ़ना है। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति क्या है, तो भारत में तेज़ी से नगर बढ़ रहे हैं और नगर बढ़ने का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, उद्योग और भारत का वैसे देखा जाए तो भारत 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। भारत ने प्राथमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में अच्छा काम किया, लेकिन उद्योग वाले जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसमें काम नहीं कर पाया। लेकिन अभी वर्तमान में बहुत जोर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से तेज़ी से नगरीकरण बढ़ रहा है और नगरीकरण ये बढ़ता ही रहेगा। भारत की वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16% जनसंख्या शहरी थी, जो 2011 से 2022 निकलने वाला ही है। अब तक ये 31 से बढ़कर के 35% के आसपास जनसंख्या शहरों में रहती है। ये 2050 तक लगभग 50% के पास जनसंख्या शहरों में रहने लगेगी। इसके लिए भारत को बड़े शहरों की ज़रूरत होगी और उनके लिए सड़क, उनके लिए बुनियादी ढांचे, पेयजल, मलिन बस्तियों का, बिजली, रोजगार, इन सब की व्यवस्था करनी होगी। तो ये वाला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने वाली है, तेज़ी से बढ़ रही है और अनियमित नगरीकरण भी हो रहा है। प्लान के रूप में नहीं बनाए जा पा रहे हैं शहर, इतनी सरकार के पास वित्तीय क्षमताएं नहीं है उतना। लेकिन धीरे धीरे भारत अब 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था बड़ी बन गया है। अब तेज़ी से सड़कों का विकास हो रहा है, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, बिजली की उपलब्धता है, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, स्मार्ट डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज की कल्पना की जा रही है। इसके सामाजिक परिणाम में हम देखेंगे कि भारत में नगरीकरण के सामाजिक परिणाम क्या हुए हैं। तो एकल परिवार की अवधारणा बढ़ी है, उपभोक्तावाद बढ़ा है, महिलाओं पर अत्याचार कम हुआ है, महिलाओं को थोड़ा खुलने में जाने की आज़ादी मिली है। इसके अलावा देखा जाए तो 18वां क्वेश्चन था चक्रवात क्या होता है। चक्रवात शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने के कारण स्पष्ट कीजिए, कहाँ उत्पन्न होते हैं, इनका क्षेत्र बताइए। तो हम जो चक्रवात पढ़ेंगे तो उसमें हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस, देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच में मुख्यतः उत्पन्न होते हैं।
जबकि इस चित्तौड़ कटिबंधीय चक्रवात 35 से 65 अक्षांशों के बीच पछुआ हवाओं के प्रभाव में और ध्रुवीय हवाओं के प्रभाव में पैदा होते। इनकी वजह से मौसम पर तेजी से प्रभाव होता है, बदलाव होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी में मृदा अपरदन के क्षेत्र का कारण बताइए। तो यूपी में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन इटावा क्षेत्र में होता है। इसे किसान की मृत्यु भी कहा जाता है मृदा अपरदन को। ये और लगभग यूपी में जहाँ पर ढलान जगह है वहाँ पर ज़्यादा होता है, नदी घाटी नदियों के किनारे ज़्यादा ये होता है। इसके कारण हम लोग देखेंगे यूपी में मृदा अपरदन के क्षेत्र डिनोट करेंगे, उनके कारण, उनके निवारण, उनके रक्षोपाय से पेड़ लगाना, बंडिंग करना, स्टोन बंडिंग करना और फसल अवशेष को उसी में छोड़ देना, फसल चक्र अपनाना, छोटे चेक डैम बनाना, सिंचाई जो परियोजनाएं चल रही हैं इन परियोजनाओं को सुचारू रूप देना। बड़ी परियोजना बनाने के बजाय छोटी छोटी परियोजनाओं के माध्यम से मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं, वनीकरण कर सकते हैं, पशु चारागाह को कम करके पशु जब चरता ना तो मृदा ऊपर की जो घास फूस होती कट जाती है, वनस्पतियाँ नष्ट होने से मृदा ढीली हो जाती है। तो इसमें हम देखेंगे। फिर 20वां क्वेश्चन आया था यूपी में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। तो इसमें नलकूप सबसे प्रमुख है, फिर नहर है, फिर उसके बाद में तालाब है और फिर कुएं बहुत कम प्रयोग होते हैं। मुख्य रूप से नलकूप है, नहर है, दो मुख्य साधन है। कृषि विकास में उनकी भूमिका ये भी हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। 2022 में देखो क्या आया है क्वेश्चन, अभी हमने पेपर ये दिया था। इसमें 19वीं सदी में यूपी में पुनर्जागरण का स्वरूप क्या था। तो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया था 19वीं सदी में यूपी, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, बाबा रामचंद्र हैं, और एक आंदोलन जैसे वगैरह चले तो उसमें बहुत सारे आंदोलन हैं। प्रेस की आज़ादी में बीजी तिलक को तो आप जानते होंगे, इन्होंने मराठा केसरी इत्यादि पत्रिकाएं निकाली, इनको जेल भी जाना पड़ा। इन्होंने एक बार रैंड की हत्या को प्रोत्साहित कर दिया था तो इनको जेल जाना पड़ा था। इन्होंने प्रेस की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों का विरोध अंग्रेज़ों से लोहा लिया और उनकी खुलकर आलोचना करते थे। और कांग्रेस के दो पंथों में से गर्म पंथ के नेता थे और ये भिखमंगी नीति को नहीं मानते थे। भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या हैं, ये हम लोग ढंग से समझेंगे। आप लोग भी जानते होंगे जनसंख्या विस्फोट के कारण मुख्य रूप से गरीबी और शिक्षा है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जाती है, महिलाएं शिक्षित हो जाती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करने लगती हैं और वहाँ पर ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि जनसंख्या घट जाती है। जैसे केरल में शिक्षा साक्षरता दर 94% से अधिक होने के कारण वहाँ जनसंख्या दर कम हो गई। तो इसके ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सब कर सकते हैं, लेकिन इसके अच्छे कारण हमको देने होंगे। फिर सामाजिक सशक्तिकरण में आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका। अब भाई आजकल के समय में क्या है, डाटा को मनी माना जाता है। जिसके पास जितना डाटा उतना वो धनवान है, और जितनी बढ़िया जल्दी जल्दी सूचनाएं मिलती रहती हैं वैसे वैसे समाज सशक्तिकरण होना रहता है। जैसे मान लो कोई योजना चलाई जाए, सामाजिक लाभ के लिए योजना चलाई गई, लोगों को जानकारी ही ना हो तो कैसे आवेदन करेंगे। तो आईटी के बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि जैसे ही कोई योजना चालू होती है उसकी सूचना आ जाती है और वो सामाजिक योजनाओं का लाभ उठा पाता है। सरकार समय समय पर अन्य चीज़ें भी जानकारी दिया करती है, तो समाज सूचित समाज सशक्त समाज बनता है। फिर है मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला। इसमें मौर्यकाल में मुख्य रूप से स्तंभ, स्तूप और गुफा, स्तंभ, स्तूप और गुफा, ये तीन मुख्य स्थापत्य हैं। भवन निर्माण जो किया गया उसको एक बतना से भी श्रेष्ठ बताता है। यूनानी जो विद्वान के समय में रहता है, मेगास्थनीज वगैरह, इनके समय के हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने पाटलिपुत्र का निर्माण किया। इनके समय में जो 84,000 स्तूप बनवाए गए अशोक द्वारा, और जो शिलालेख 14 बड़े शिलालेख, वो शिलालेखों की क्या खासियत है, उनको कैसे तराशा गया, उनकी पॉलिश, उन पर लिखे गए लेख, उन पर बनाए गए चित्र, उन पर जानवर, शेर, बाघ, शेर है, बैल है, हाथी है, इनको बनाया गया। इनके बनाने के उद्देश्य क्या थे, किसके प्रतीक थे, और इनका वर्तमान में जैसे आजकल हम लोग अपना राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो है सारनाथ वाला, वो भी अशोक ने ही बनवाया, तो वो जो आज भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग
मौर्य काल में कौन कौन सी कला, वास्तुकला विकसित हुई। गरीबी की संस्कृति को परिभाषित करना है। गरीबी की संस्कृति क्या होती है, मतलब जब एक पीढ़ी से गरीबी दूसरी पीढ़ी में जाने लगती है तो लोग वैसे जीना स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाद में पैसा आ भी जाए, उनकी स्थिति मजबूत हो जाए, लेकिन उनका रहन सहन वैसे ही रहता है। तो इसमें गरीबी की संस्कृति। और नरकसे की अवधारणा, एक विद्वान हुए नरकसे, उन्होंने गरीबी का दुष्चक्र और इसकी अवधारणा इसमें दी है। इनकी विशेषता हम लोग देखेंगे। हेरिटेज आर्क, हेरिटेज आर्क यूपी में बना हुआ है। एक आर्क का मतलब होता है चाप। आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है, तो इस तरह से पर्यटन स्थल की और बनाई गई है। इसके माध्यम से क्या होता है कि कोई व्यक्ति आगरा अगर आया है ताजमहल देखने, फिर उसको बढ़िया सड़क मिल जाए, रेलवे मिल जाए, इसके अलावा वायु यातायात मिल जाए, तो वो लखनऊ और इसके बीच में पड़ने वाले जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको भी देख सकेगा। यहाँ रहने ठहरने की व्यवस्था, गाइड की व्यवस्था, फिर वो इलाहाबाद, काशी, बनारस, ये सब जो है ये टहल सकता है। तो यूपी सरकार ने हेरिटेज आर्क मिशन चलाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन आप जानते हैं, 100 स्मार्ट सिटी मिशन मतलब बनाने के लिए मोदी जी ने 2015 में एक योजना शुरू की थी। इसमें यूपी के पूर्वी क्षेत्रों में 10 शहर शामिल हैं। स्मार्ट सिटी के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। यूपी की सिंचाई परियोजनाएं, यूपी के प्रमुख त्यौहार, 150 शब्द में। फिर बी सेक्शन में गुप्तकाल स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इसमें कला संस्कृति का विकास हुआ, नवरत्न इनके दरबार में थे, उन्होंने साहित्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। समाज विकसित हो रहा था, धातुओं का बढ़िया आविष्कार हो चुका था। लौह धातु का इतना अच्छा आविष्कार, मतलब इतना अच्छा उनको रिफाइन करने की तकनीक खोज ली थी कि मेहरौली का लौह स्तंभ आज भी बिना जंग का बना हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि इस समय गुप्तकाल स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसकी वैज्ञानिक प्रगति क्या हुई थी, ब्राह्मीण, आर्यभट्ट, इनका क्या योगदान। भगत सिंह का क्रांतिकारी दर्शन बताना है। तो क्रांतिकारी लोगों के भगत सिंह का पूछा गया, चंद्रशेखर आज़ाद का या सुभाष चंद्र बोस का पूछा जा सकता है अगली बार। तो भगत सिंह जैसे व्यक्ति थोड़ा बात करें तो भगत सिंह जो थे क्रांतिकारी माने जाते हैं, और अंग्रेजी इतिहासकारों ने उन्हें क्या कहा है, आतंकवादी। जबकि ये गलत बात है, वो आतंकवादी नहीं थे। वे आतंकवादी होते तो असेंबली में जब बम फेंका था तो किसी पर फेंक देते, उन्होंने बीच में फेंका था। वे समाजवादी थे। उनका मानना था कि देश को सिर्फ अंग्रेज़ों से मुक्त नहीं कराना है, बल्कि यहाँ के जमींदारों और यहाँ के जो धनाढ्य लोग हैं, जिनके पास अकूत संपत्ति है और संपत्ति पर मालिक बन बैठे हैं, उनसे भी आज़ाद कराना है। तो उनका दर्शन, क्रांतिकारी दर्शन, मैं नास्तिक क्यों हूँ में बढ़िया लिखते हैं। भारत विश्व गुरु किन आधारों पर बन सका, उन आधारों को स्पष्ट करना है। तो भारत विश्व गुरु, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, भारत में सबसे पुराना तक्षशिला विश्वविद्यालय है रहा था। तक्षशिला में अलग अलग टीचर अपना पढ़ाते थे, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय में वास्तविक अर्थों में वो विश्वविद्यालय था, क्योंकि उसमें चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मध्य एशिया से लोग, अरब के लोग सब पढ़ने आते थे। और यहाँ पे धर्म, साहित्य, कला, विज्ञान, इन सब चीज़ों का भरपूर प्रचुर मात्रा में विकास हुआ था। उन आधारों पर हम भारत को विश्व गुरु कह सकते हैं। भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व। तो भारतीय समाज में निरंतरता यानी कौन ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी वैसी चल रही हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं। तो हम देखेंगे कि भारत में निरंतरता के तत्वों में अभी भी प्रकृति के प्रति प्रेम, आध्यात्मिकता, परिवार प्रणाली, विवाह संबंध, जाति प्रथा, ये जाति प्रथा उतनी कठोर नहीं लेकिन अभी भी चल रही है, ये निरंतरता के तत्व हैं। जबकि परिवर्तन के तत्वों में इन बंधनों का कमज़ोर होना, रूढ़िवाद का कम होना, भौतिकवाद का बढ़ना, एकल परिवार की अवधारणा आना, उपभोक्तावाद, ये सब परिवर्तन के तत्व हैं। भारतीय फिर देखा जाए वैश्वीकरण एवं निजीकरण का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य बताइए,
हम तो इसको बात कर चुके हैं, इसको ढंग से बात करेंगे। जाति गठजोड़ क्यों बनते हैं, इसमें बताया गया कि पूछा गया था कि जाति गठजोड़ धर्मनिरपेक्ष एवं राजनीतिक कारकों से उत्पन्न होते हैं, ना कि आदिम पहचान से। तो धर्मनिरपेक्षता देखेंगे क्या होती है, जाति गठजोड़ क्यों बनते, जाति रसायन क्या होता है, और जाति समीकरण क्या होता है, ये कैसे जीतने के लिए एक दूसरे जातियों को मिला लेते हैं, राजनेताओं की चाल होती है। फिर 2020 में देखें पेपर में क्या क्या पूछा गया, तो हड़प्पा काल में शहरी नियोजन, इसके वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी के विचार। अच्छा, आप बताइए वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी क्या सोचते थे। वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी सोचते थे कि वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक है, ये मानव निर्मित नहीं है, इसे बदला नहीं जा सकता है। जबकि अंबेडकर जी वर्ण व्यवस्था को जाति प्रथा का मूल कारण मानते थे। वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों को ढंग से पढ़ेंगे। फांसीवादी मुसोलिनी की विदेश नीति पूछा गया 2020 में क्या थी। भारत की सामाजिक संस्कृति क्या है और इसके क्या लाभ हैं। सामाजिक मतलब जैसे अमेरिका में है, जो संस्कृतियां हैं सब मिल गई अमेरिकन संस्कृति बन जाती हैं। भारत में सलाद बाउल माना जाता है संस्कृति है, यानी सलाद में टमाटर या फिर जो मूली रखी है, जो भी सलाद में काट के रखे जाए तो उनका अलग अलग अस्तित्व रहता है, वो अलग अलग पहचान रखती हैं। जबकि मेल्टिंग स्पॉट वाला क्या होता है कि उसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो भारत में यही अपनाया गया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, आदिवासी, ये सब अपनी अपनी अलग अलग पहचान रख करके भी एक राष्ट्र को मानेंगे। तो यही है सामाजिक संस्कृति। भारत में प्रमुख महिला संगठनों का योगदान, इसमें हम लोग देखेंगे जैसे स्वयं है, जो महिलाओं के संगठन बने हुए हैं बहुत सारे, 5-6 संगठन अभी बहुत महत्वपूर्ण है। देखेंगे इसमें गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है या गरीबी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तो दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रित कारण हैं। यूपी के प्रमुख भौतिक प्रदेश क्या हैं, तो उसमें पूछा गया भाबर और तराई की विशेषता बताइए। जबकि यूपी में भौतिक प्रदेश देखें तो उत्तर में हिमालय का तराई क्षेत्र आता है। तराई से पहले भाबर है, भाबर के नीचे तराई, और तराई के बाद मैदानी क्षेत्र है। फिर नीचे जब चले आएंगे यूपी के महोबा, चित्रकूट, झांसी, सोनभद्र, तो यहाँ पे हमको विंध्य पर्वत की उत्तरी ढलान मिलेगी जो पठारी क्षेत्र है। यूपी बुंदेलखंड पर्यटन सर्किल बताना है कि इसमें क्या क्या है। सीमा और सीमांत में अंतर बताना है। यूपी में स्मार्ट सिटी कितने हैं, पूर्व में कौन कौन से बने हैं ये बताना था। फिर पूछा गया कि भारतीय शिक्षा पर पाश्चात्य शिक्षा का क्या प्रभाव है। तो वैज्ञानिकता आ गई थी, एक भाषा आ गई थी, और यहाँ की जो क्षेत्रीय बोली भाषा थी उनका प्रभाव घटा। तर्कवाद, वैज्ञानिकवाद, मानववाद, चिकित्सा, साहित्य इत्यादि में धर्म का प्रभाव घटा, उच्च जातियों का प्रभाव घटा, निम्न लोग भी ऊपर आए। लेकिन इससे यह हुआ कि अंग्रेजी कल्चर बढ़ गया, भारतीय जो अच्छे तत्व भी जो थे वो कम होने लगे। तो कुछ ज़्यादातर इसके सकारात्मक परिणाम हैं, उसके कुछ नकारात्मक भी परिणाम है कि अंग्रेजी भाषा को अतिशय बढ़ावा मिला। इससे जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, हम लोग थे, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। आज हम लोगों के लिए अंग्रेजी सीखना कंपलसरी हो गया है। वेलेजली के काल में ब्रिटिश विस्तार कैसे हुआ, तो वेलेजली आप जानते हैं 1799 में आता है, 1799 में आता है, 1805 तक रहता है और सहायक संघ प्रणाली चलाता है। और सहायक संघ के तहत कई राज्यों को उनकी विदेश नीति, उनका मतलब विदेश नीति, उनके सेनाएं इत्यादि पर अपना पूरा प्रभाव कर लेता है। और लगभग हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध पेशवा, भोसले, सिंधिया इत्यादि को ये इसके तहत ले लेता है। जैकोबिन्स कौन थे? ये निम्न लोग थे फ्रांस में।
और ये बड़े ही कट्टर थे, सुधारवादी थे, मानवतावादी थे, लेकिन मतलब खून खराबे पर विश्वास रखते थे, शस्त्र के बल पर क्रांति लाना चाहते थे। तो जैकोबिन क्लब का ही सदस्य टीपू सुल्तान भी बनता है। तो इनके बारे में हम देखेंगे, जैकोबिन्स कौन थे, फ्रांसीसी क्रांति में इनकी क्या भूमिका रही है। ये निम्न तबके के लोगों को फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य धारा में ले आते हैं। सांप्रदायिकता क्या होती है, राष्ट्र और नागरिकता के संदर्भ में सांप्रदायिकता के बारे में पूछा गया। तो सांप्रदायिकता होती है कि अपने धर्म को अन्य धर्मों से न सिर्फ श्रेष्ठ समझना, बल्कि अन्य धर्मों को, अन्य संप्रदायों को अपने संप्रदाय के विरोधी समझना और इस भावना से अभिप्रेत होकर उनके लिए घातक प्रयत्न करना सांप्रदायिकता है। यह राष्ट्र और नागरिकता के लिए घातक है। परराष्ट्रवाद इससे विकसित होता है, दूसरे राष्ट्र के प्रति लगाव बढ़ता है। सांप्रदायिकता के कारण ही मॉब लिंचिंग वगैरह बहुत सारी दिखाई पड़ती हैं और आतंकवाद बढ़ रहा है। ये हमारे राष्ट्र के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। उदारीकरण फिर पूछा गया, ये कहीं उदारीकरण, कहीं निजीकरण, कहीं कुछ पूछा जाएगा। ये हम लोग ढंग से पढ़ लेंगे। इनके सामाजिक संरचना पर प्रभाव पढ़ लेंगे, इनके आर्थिक संरचना पर प्रभाव पढ़ेंगे, इनके राजनीतिक संरचना पर प्रभाव पढ़ेंगे। यूपी में सिंचाई साधनों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, तो अब तो जानते 3 चीज़ें हैं, जैसे नलकूप है, नहर है, तालाब कुएं इत्यादि अन्य जो साधन हैं, डीजल इंजन, ये सब बोरिंग सिस्टम, ये सब। इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हो रहा है स्प्रिंकलर, जैसे मान लो पानी कम हो रहा है तो स्प्रिंकलर सिंचाई है, ड्रिप इरीगेशन है, चेक डैम बनाना, वाटर हार्वेस्टिंग है, वर्षा जल संचयन है। ये सब नए परिवर्तन हो रहे हैं, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। कुसुम योजना के तहत सोलर पंप सिस्टम लगाया जा रहा है। फसल चक्र, कम पानी चाहने वाली फसलों का ये सब किया जा रहा है। ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है तो भौतिक भूगोल का हिस्सा है। ज्वालामुखी के स्थल रूप पूछे जाएंगे, तो इसमें देखो ज्वालामुखी के स्थल रूप पूछे गए। अगले में पूछा जा सकता है कि पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ बताइए, जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ बताइए, सागरी लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ बताइए, चूना प्रदेशों की स्थलाकृतियाँ बताइए। कोई भी पूछा जा सकता है, तो हम सबको देख लेंगे। इसमें ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया। हिंद महासागर के संसाधन पूछे गए, उनके दोहन में कौन कौन सी प्रकार की समस्याएं हैं। तो हिंद महासागर आप जानते हैं दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें विश्व का लगभग आधा व्यापार यहीं से गुजरता है, जहाज यहीं से गुजरते हैं। इसमें मछली, झींगा, पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स, इसके अलावा बहुत सारे अन्य खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो इसमें हम हिंद महासागर का ढंग से अध्ययन करेंगे। विपरीत प्रवास, यानी कोविड-19 के काल में, उसमें करंट का क्वेश्चन है ये, कि लोग शहरों से उल्टा गांव में आ रहे थे, तो विपरीत प्रवास पूछा गया कि विपरीत प्रवास क्या है। यानी जब लोग शहर से गांव की तरफ पलायन करें, या उन जगहों से पलायन करें जहां के लिए वो पहले आए थे, अच्छे रोजगार, अच्छे जीवन शैली के तलाश में, अब उससे वो वापस पुनः उसी जगह पर जाने के लिए विवश हो रहे हैं जहां से वो गए थे। तो इसे कहते हैं विपरीत प्रवास। तो ये तो इसमें अभी करंट में जो आएगा क्वेश्चन उसमें टाइप का बनेगा, लेकिन प्रवासन को हम लोग जरूर समझेंगे और अपने प्रवासी भारतीयों के बारे में समझेंगे, ये सब देखेंगे। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार देने में हिमनदों की भूमिका। तो उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उसमें हिमनद ही ऊंची ऊंची चोटियों पर हिम जमता है, फिर उसको काट के उसको समतल करते रहते हैं। वहाँ पर अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जैसे लटकती घाटी, सर्क, केम, कैटिल, अंडा करते टोकरी, असल ड्रमलिन का निर्माण हो, लटकती घाटी हो, शैतान की जो कहा जाता है, शैतानी टाइप की जो सीढ़ियाँ जो बनती हैं, और भेड़शिला छत्रक है, भेड़शिला है, और गिर एवं सुरंग है, क्रैग एंड टेल जिसको बोला जाता है, और जैसे इंदिरा कोल कैसे बनते हैं। ये सब उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार देने में हिमनदों की भूमिका, और कुछ इसमें स्थलाकृतियों का नाम भी हम देंगे। भूमिका तो उनकी महत्वपूर्ण होती है, सरक करके अपने साथ बहुत सारा, दरअसल क्या करते हैं, हिमनद जब खसकता है ना, तो उसके साथ बहुत सारे
चट्टानों के टुकड़े, पत्थर, कंकड़ होते हैं, तो जब चलते हैं तो वो घिसते चलते हैं, नीचे घिसते। इसकी वजह से नीचे की जो सतह है उस सपाट उसको काटते चले जाते हैं। जिस चट्टान पर से गुजर जाते हैं वो चट्टान को काट देते हैं। धीरे धीरे जो ऊंची ऊंची चट्टानें होती हैं उनको काट काट करके समतल सपाट मैदान बना देते हैं हिमनद। तो जो स्थलाकृतियाँ पर्वतीय क्षेत्रों में बनती ना, उनमें इन्हीं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये हमने देखा। तो ये हमने देखने का प्रयास किया कि पीसीएस और आईएएस के जीएस फर्स्ट में क्या सिलेबस है, और हमने 2021, 2022, 2020 के पेपरों को देखा, उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए ये देखा। 18 और 19 के रह गए हैं पीसीएस के। बाकी हम 2011 से लेकर 2022 तक के आईएएस के भी जीएस चारों पेपर मिलाएंगे, और इस पे डेली 2-2, 3-3 क्वेश्चन डिस्कशन करते चलेंगे। और ज़्यादा आपको हम उलझाएंगे नहीं, क्योंकि कोचिंगों में क्या होता है कि एक टॉपिक को बताने में 3 घंटे खा जाते हैं, पगला देते हैं पूरा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसके पॉइंट बताएंगे कि इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है। उस पर सोच करके आप लिख सकते हैं। अगर एक प्रश्न के बारे में जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं और एक क्वेश्चन के बारे में आपको 3-4 पॉइंट भी याद आ रहे हों अच्छे, तो समझ लिया आज आपका काम हो गया, फिर उस पर आप लिख लेंगे। तो इसलिए अब हम लोगों को स्मार्ट स्टडी के साथ हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। यानी हम कम पेजेस में, कम जगह में पूरा सिलेबस कवर कर सकें और पूरे ओवरऑल व्यू बना सकें, ये बहुत ज़रूरी है। ना कि पूरा विद्वान बनने के चक्कर में सब किताबें, बुक कलेक्टर बनने के चक्कर में बुक कलेक्टर ना बन जाएं। इसलिए हमने इनिशिएटिव शुरू किया है, और इसके साथ ही हम आपके साथ तैयारी करते रहेंगे, और आप भी तैयारी करते रहिए, और एकदम निःशुल्क है।